नमस्कार, वड़क्कम। सभी भारतवासी भाई बहनों को मैं प्रकाश निर्मल राजभाषा दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको पता है कि हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस। हमें इस विषय पर बात करने का अवसर हिंदी पखवाड़े में मिल जाता है हर साल, लेकिन इस साल जैसे कोरोना की वजह से सब ऑनलाइन चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि हमारे जो विचार हैं अभी ऑनलाइन रूप से आप सबके सामने रखें। हिंदी जो आज की हमारे देश राजभाषा है, भविष्य में राष्ट्रभाषा होने की उम्मीद भी रखती है। और सही है, सचमुच में इस देश की राष्ट्रभाषा वो बने, ये हमारी मनोकामना है, हमारी शुभकामना है। लेकिन इससे पहले कि वो राष्ट्रभाषा बने, एक प्रश्न का हल ढूंढा जाए, ये हमारा मानना है। इस देश में हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी दोनों क्षेत्र में एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है, और जिनको ये व्यक्तिगत चर्चाओं में, नेट की चर्चाओं में, सार्वजनिक चर्चाओं में बहुत ताजुब होता है कि इस देश की राजभाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पूरे देवनागरी लिपि का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। आखिर देश के बहुतायत भूभाग में प्रचुर मात्रा में उच्चारित और लिखित ळ वर्ण से, ळ अक्षर से उसकी भला क्या दुश्मनी है। देश की राजभाषा तो नेता की तरह सर्वसमावेशक होनी चाहिए, सबको साथ लेके चलने वाली होनी चाहिए ना। तो यह भाषा इस तरह का संकीर्ण व्यवहार क्यों करती है। जब मैंने यह सवाल कुछ जानकारों को पूछा तो मुझे पता चला कि लखनवी या उत्तर प्रदेशी या कहिए खड़ी बोली जो सुनने में उर्दू की तरह लगती है, उसे प्रमाण हिंदी का, स्टैंडर्डाइज हिंदी का दर्जा प्राप्त है। मूलतः उस भाषा का नाम हिंदुस्तानी है, जिसका देवनागरी और संस्कृत निष्ठ वर्जन जो है उसको हिंदी कहते हैं, और जिसका फारसी वाला जो वर्जन है उसको उर्दू कहते हैं। और उसी तरह से वो दो भाषा अलग अलग विकसित हो गई है। बॉलीवुड टीवी चैनल्स या सभी तरफ हम जो भाषा देखते हैं हिंदी, तो वहां इसी हिंदी का बोलबाला है। अब इस भाषा में ळ नहीं है, इसलिए भारतीय हिंदी में भी ळ का प्रयोग नहीं है, वो निषिद्ध माना जाता है, ऐसा मुझे कुछ विद्वानों ने बताया। लेकिन इस पर हमारा यह कहना है कि इस लखनवी हिंदी से तो हमको कोई लेना देना नहीं है, आक्षेप भी नहीं है, उसका सम्मान है, लेकिन वो उस प्रदेश की भाषा है। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हो सकती है, लेकिन वो भारतीय हिंदी नहीं हो सकती, क्योंकि जो केवल भारतीय हिंदी जो है वो केवल उत्तर प्रदेश की नहीं, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, बिहार आदि कई राज्यों की राजभाषा है। और इन राज्यों के आधार पर ही भारतीय हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा मिला है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से किसी भी राज्य की प्रादेशिक भाषा लखनवी हिंदी नहीं है। राजस्थान में राजस्थानी है और उनकी भी कई बोलियां हैं। उत्तराखंड में गढ़वड़ी है, गढ़वड़ी और कुमायूनी। हरियाणा में हरियाणवी, और बाकी राज्यों में भी अलग अलग प्रादेशिक भाषाएं हैं। लेकिन चूंकि ये सभी प्रादेशिक भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं समझी जाती हैं, बोली जाती हैं, तो इन सब राज्यों ने भारतीय हिंदी को ही अपना राजभाषा स्वीकार कर लिया है। जिन राज्यों ने भारतीय हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है, उनमें से राजस्थानी, उत्तराखंडी, हरियाणवी और कुछ हद तक मध्य प्रदेश की हिंदी में ळ का प्रयोग होता है। आप नेट पर जाइए, आपको इन लोक भाषाओं का व्याकरण, शब्दावलियां सब मिल जाएंगी, कुछ लेख मिल जाएंगे, तो वहां भी पता चलेगा आपको कि उत्तराखंड में गांव को भोड़ और गोबर को मौड़ कहते हैं। इन दोनों शब्दों में ळ है। राजस्थानी में तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें ळ है, जैसे थाड़ी, सगड़ा, साड़ा, चाळीस। हरियाणवी में तो बरना, घोथड़ना, रिफड़ना, ऐसे कई शब्द आपको मिलेंगे जिसमें ळ है। मुझे ताजुब होता है कि जिस भाषा की बोलियों में जो वर्ण हो, बोलियों में वर्ण है, वो उस राजभाषा में क्यों नहीं आता है। यदि कथा, कादंबरी, नाटक में लोकभाषा के संवाद राजभाषा में लिखने हो, तो क्या उन्हें ळ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह लखनवी हिंदी जो उर्दू की संस्कृतनिष्ठ वर्जन मानी जाती है, तो क्या संस्कृतनिष्ठ वर्जन जो मानी जाती है उसमें तो ळ का प्रावधान है। तो क्या भारतीय हिंदी का मानकीकरण करने वाले विद्वानों को यह पता नहीं है कि वैदिक संस्कृत में भी ळ है। मैं उसका उदाहरण देता हूं आपको।
हम हमारी इष्ट देवता की आरती उतारने के बाद मंत्र पुष्पांजलि कहते हैं। वो इस तरह है, ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासा। इस मंत्र पुष्पांजलि स्तोत्र में एक श्लोक इस प्रकार है, पृथ्वी समुद्र पर्यंतायाम एकराळिति, इसमें ळ है, एकराळिति इसमें ळ है। ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का प्रारंभ जो होता है, जिस श्लोक से होता है, उसमें ओम अग्निमिळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम, इसी श्लोक से शुरुआत है। आप कहेंगे आपको इस बात से आपत्ति क्यों है? तो इसका जवाब यह है कि हमारे देश में केंद्र सरकार के कार्यालयों में और सीबीएसई के स्कूलों में, सीबीएसई के स्कूल तो बहुत सारे अब हो गए हैं, तो इन स्कूलों में भारतीय हिंदी को लखनवी हिंदी समझकर स्थानीय नामों का मिटिलेशन करना शुरू है। और यह विगत 70 सालों से जारी है। लोकमान्य टिळक को तिलक कर दिया गया, बाला साहेब ठाकरे को बाला साहब कर दिया गया। बाला शब्द का हालांकि मतलब गर्ल होता है, ये उनको मालूम होता तो शायद वो ऐसा नहीं करते। सीबीएसई की शालाएं मलयालम को मलयालम, तमिल को तमिल, और न जाने क्या क्या, बेलगांव को बेलगांव, ऐसा कितना नामांतरण कर दिया है। रेलवे बैंक लोनावला का नामांतरण लोनावला और परली का परली कर देते हैं। ऐसा करने की वैसे बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में है और देवनागरी में ळ लिखने का प्रावधान है। रोमन लिपि में छ लिखने का प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी CH को H ऐड करके हम छ लिखते हैं। लेकिन देवनागरी में ळ का प्रावधान होके भी हिंदी ळ को ओमिट कर देती है, हिंदी ळ को ओमिट कर देती है। मुझे बहुत आश्चर्य और बहुत दुख होता है कि प्रमाण हिंदी के बारे में निर्णय लेने वाले विद्वानों को शायद ये पता नहीं है कि व्याकरण हम जब पढ़ते हैं तो विशेष, व्याकरण में आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है कि विशेष नाम जो होते हैं भाषा बदलने से विशेष नाम बदलते नहीं है, उनका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो राजभाषा को कैसा होना चाहिए? तो वो तो नदी की तरह लोक भाषा के सभी प्रवाहों को साथ में समेट कर चलने वाली होनी चाहिए। ये तो एक विशिष्ट वर्ण को निषिद्ध मानना हो गया, तो ये तो एक भाषिक अस्पृश्यता मुझे लगती है। प्रादेशिक नामों का इस तरह से नामांतरण करने से उन नामों से जुड़ी जो भावनाएं होती है उसको ठेस पहुंचती है। इस बात को भी मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं इस बात पर। और बहुत बार अर्थांतरण भी होता है, जैसे बाड़ा का मतलब लड़का मैंने बताया और बाला का मतलब लड़की होता है। झोल उपनाम का व्यक्ति जो होता है उसका नामकरण आप झोल कर देते हैं, झोल का मतलब फ्रॉड होता है। कितना अपमानास्पद लगता होगा उस व्यक्ति को। साड़ी नाम की एक कम्युनिटी है हमारे महाराष्ट्र में, उसका नामकरण साली कर दिया है हिंदी ने, तो साली का मतलब तो सिस्टर ऑफ वाइफ होता है। तो ये सब जो होता है, अब आप कहेंगे कि इंग्लिश में ऐसा होता है, फिर आपकी आपत्ति क्यों नहीं है? तो मेरा सुझाव यह है कि इंडियन इंग्लिश में भी कुछ वर्ण समाविष्ट किए जाने चाहिए, त द ण और ळ को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये अलग विषय है, लेकिन मैं हिंदी की बात आज कर रहा हूं क्योंकि आज हिंदी दिवस है। मैंने नेट पर एक नक्शा देखा है जहां पर आधे से ज्यादा हिंदुस्तान की प्रादेशिक भाषाओं में ळ का उच्चारण होता है, आधे से ज्यादा। हालांकि हर एक प्रदेश के उच्चारण में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन यह वर्ण ल और ड के बीच का उच्चार है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। कोई ड़ कहता है, कोई ळ कहता है, लेकिन ळ और ल और ड के बीच का उच्चार है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तरांचल, इन सब राज्यों की भाषाओं में ळ का उच्चारण है। मैं इस विषय पर गत एक साल से कुछ केंद्र सरकार की कुछ विभागों से पत्र व्यवहार कर रहा हूं और कुछ पत्रकार जैसे रजत शर्मा जैसे पत्रकारों को भी लिखा है, लेकिन शायद उनको इस बात का कोई महत्व नहीं लगा होगा। कुछ साहित्यकार और कुछ सामाजिक राजकीय कार्यकर्ता जो हैं, हमारे अमरावती के भी जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मैंने बात किया है। तो मुझे आशा है कि सभी राजभाषा प्रेमी इस अभियान में जुड़े, सभी सर्वसामान्य व्यक्ति, राजनीतिज्ञ, समाज नीतिज्ञ और जो साहित्यिक हैं, वो सभी लोग, सभी राजभाषा प्रेमी इस अभियान में जुड़े और हिंदी निदेशालय जिनके कार्यक्षेत्र में आता है, ऐसे शिक्षा मंत्रालय तक ये बात पहुंचे और हिंदी में ळ का प्रावधान हो। और यदि हिंदी के विद्वानों को हिंदी की लहजे की ही चिंता है, यदि वो इस तरह से एडमंट ही रहे, तो मेरा सुझाव भारत सरकार को यह रहेगा कि इस भाषा का नाम ही बदल दे, उसको भारती कर दे
और उसे लखनवी हिंदी के परिघ से बाहर निकाल दें और उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दें, उसमें ड़ समाविष्ट हो सकता है और भी थोड़े से बदलाव, जैसे कुछ शब्द, जैसे मैंने अभी शुरू में वड़क्कम कहा, तो ऐसी प्रादेशिक शब्द बहुत सारे उसमें हम समाविष्ट कर सकते हैं और एक सर्वसमावेशी राष्ट्रभाषा हम निर्माण कर सकते हैं जिसका नाम हिंदी नहीं बल्कि भारती हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।